जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू पीवीआर कक्षा। आज हम कवर करने जा रहे हैं सीडीएस साइंस 2025 सेशन सेकंड के पीवाईक्यूज साइंस सब्जेक्ट में, जो कि हम कवर करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हमने 2025 एक के सीडीएस साइंस के पीवाईक्यूज ऑलरेडी कवर कर दिए गए हैं। उसकी वीडियो आपको पूरी हमारे चैनल पे मिल जाएगी। इसमें हम कवर करेंगे 2025 सेकंड के। शुरू करेंगे हम फिजिक्स से, फिर जाएंगे केमिस्ट्री पे एंड देन बायो पे। हमने अपने चैनल पर इंग्लिश की सीरीज स्टार्ट कर दी गई है, जियो की हमारी कंप्लीट हो गई है। तो जो भी सीडीएस के एस्पिरेंट्स हैं, चैनल पर जाएं, सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ें, उनके पीवाईक्यूज को सोल्व करें, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है वो थोड़ा सा अप हो सके। आपको पता लग सके कि पीवाईक्यूज का क्या ट्रेंड है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन का थीम क्या रहता है, क्वेश्चन की फॉर्मेट्स क्या रहते हैं। और बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं ना, वो रिपीटेड होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, टॉपिक्स रिपीटेड होते हैं, उन्हीं से दोबारा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। साइंस में जनरली क्या रहता है कि हर एक चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही आता है। आप देखेंगे जो 2025 वन वाला हमने कवर किया सेशन, उसमें ऑलमोस्ट हर चैप्टर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के एक एक क्वेश्चन दे ही रखा था। इसमें भी हम देखेंगे सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में एक एक जो उनके चैप्टर्स रहते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो फिजिक्स से हम शुरू करते हैं। फिजिक्स में हमारा पहला क्वेश्चन है मैग्नेटिक से है। मैग्नेटिक चैप्टर का हमने लास्ट सेशन में भी क्वेश्चन कवर किया था, उसमें भी इसी सेम थीम से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन क्या कहता है, द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमारा कौन सा रूल बताता है, ये हमारा होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। सेम ऐसे ही हमने हैंड रूल पे लास्ट सेशन में क्वेश्चन पढ़ा था, वो था हमारा राइट हैंड थंब रूल पे, जिसमें कि हमारा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हैं। ऐसे ही जब इंड्यूस्ड होता है तब हम फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं। आइए आपको सोल्यूशन दिखा सकता हूँ। ये होता है हमारा, ये हमने लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग बना रखा है, ऐसे ही सेम राइट हैंड के अकॉर्डिंग भी बनेगा। राइट हैंड में ऐसे आपका थंब हो जाएगा, फोर फिंगर हो जाएगी और मिडल फिंगर हो जाएगी। तो यहाँ पे थंब की डायरेक्शन में हमारा फोर्स रहता है, फोर फिंगर की डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, और जो मिडिल फिंगर रही है ये हमारी करंट की डायरेक्शन बताएगी। तो जो हमारा राइट हैंड रूल होता है वो जनरेटर्स में यानी इंड्यूस करंट के लिए यूज होता है, और जो लेफ्ट हैंड रूल होता है वो मोटर के लिए, फोर्स के लिए यूज होता है। तो ये डिफरेंस है। तो ये वाला हमारा क्या है, मोटर के लिए यूज होगा, और ये हमारा क्या है, जनरेटर के लिए यूज होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने तीन हैंड रूल्स पढ़ लिए हैं, एक तो राइट हैंड थंब रूल है, एक दो हमने फ्लेमिंग्स के पढ़ लिए हैं। फ्लेमिंग्स में लेफ्ट है हमारा मोटर के लिए होता है, और जो राइट है वो हमारा जनरेटर और इंड्यूस्ड करंट के लिए होता है, जो हमने यहाँ पे देखा अभी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या कहता है, एक कार ट्रेवल्स अ टोटल डिस्टेंस एल। तो हमारी कार है वो एल डिस्टेंस ट्रेवल करती है। जो हाफ डिस्टेंस है वो v1 स्पीड से ट्रेवल करती है, और जो अदर हाफ है वो हमारी v2 से ट्रेवल करती है। तो हमें ये बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड क्या रहेगी। तो एवरेज स्पीड का एक तो आपका मैं बताऊंगा इसमें एक ट्रिक क्या लगा सकते हैं, और एक इसका हम मैं पूरा मेथड बताता हूँ। मेथड क्या रहेगा कि हमारी टोटल डिस्टेंस है एल, तो L/2 डिस्टेंस है, इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि फॉर्मूलाज की एक ना शॉर्ट नोट्स स्लिप बना लेनी है, जिसको आपको रिवाइज करते रहना। हर एक चैप्टर से चार पांच कुछ भी फॉर्मूलेज होंगे उनको आपको लिख लेना है और उनको रिवाइज करते रहना है। तो देखिए सेम फॉर्मूला से ये पूरा क्वेश्चन होगा। L2 हमारी डिस्टेंस हो जाएगी, और ये किस स्पीड से गया है, v1 से, और जो इसका टाइम है वो हम t1 मान लेते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट हाफ है वो v2 स्पीड से गया है, और इसका टाइम मान लेते हैं हम t2। तो जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी हुई है, l, और टोटल किस स्पीड से गया है वो हमें निकालनी है, एवरेज स्पीड हमें निकालनी है, और टाइम कितना है टोटल t1 प्लस में t2। अब कुछ नहीं करना, हमें t1 की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट कर देनी है, और t2 की वैल्यू ऐसे यहाँ पे
पुट कर देना है। तो हमारा V एवरेज क्या बनेगा, L2 V1 प्लस में L/2 V2 इक्वल टू L। तो L यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, L कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो V एवरेज है वो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो वो हमारा बनेगा 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस में V2। ऑप्शन हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बट देखिए मैं आपको सॉल्यूशन में बताता हूँ, इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी याद कर सकते थे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद था एवरेज स्पीड का, जब हमारी क्या है कि डिस्टेंस इक्वल पार्ट्स में होती है तो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ही यही हो जाता है। तभी मैं कह रहा हूँ कि फॉर्मूलाज को एक जगह लिख लो ताकि आपको इस क्वेश्चन पे टाइम लगाना ही ना पड़े। अभी जैसे इसको सोल्व करने में 30 सेकंड लगे, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो 30 के आपको 10 सेकंड भी नहीं लगते इसको सोल्व करने में। तो यही फर्क रहता है कि किसको फॉर्मूलाज पता है, किसको ऐसे पता है कि अगर हाफ डिस्टेंस रहता है तो एवरेज स्पीड ऐसे बन जाते हैं, इस फॉर्म में लिखा जाता है। नहीं तो नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, वो उसको अभी पूरे तरीके से सोल्व करेगा और अपना टाइम वेस्ट करेगा। हमें एग्जाम में टाइम जितना हो उसके उतना सेव करना है ताकि हम एक बार सारे क्वेश्चन करके उसको एक दोबारा उसका रिवाइज भी कर सके कि हमारा कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है, कहीं से मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो हमारे पास टाइम तो बिल्कुल नहीं है कि हम कहीं भी एक्स्ट्रा लगा सके। तो क्वेश्चन 3 क्या कहता है, द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ। तो लीनियर मोमेंटम बताना है कि कंजर्व्ड कैसे होगा। कंजर्व्ड मतलब कि अगर सेम है, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। मोमेंटम मान लेते हैं हमारी कोई है, जैसे कि कंजर्व्ड यानी कि कोई x मान लेते हैं और ये पूरे टाइम x ही है, तो हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ठीक होगा। द नेट फोर्स ऑन इट इज मैक्सिमम। अच्छा, तो फोर्स के बारे में पूछा है, तो फोर्स में और मोमेंटम में मैं रिलेशन बताता हूँ, ये होता है dp अपॉन में dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स। तो यहाँ पे बोला है कि ना जो ये मोमेंटम है वो कंजर्व है। कंजर्व है यानी चेंज ही नहीं हो रहा, वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा। तो जो हमारा dp होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, और हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। तो वही है, अगर आपको पता है कि फोर्स को हम मोमेंटम की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं और क्वेश्चन में बोल दिया कि मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा, तो अगर आप कुछ चेंज ही नहीं हो रहा, वो जीरो है उसका चेंज, तो हमारा फोर्स क्या हो जाएगा, वो भी जीरो हो जाएगा। द नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो, जो हमारा ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए यही है, फॉर्मूला दे रखा है, तो फोर्स जीरो हो जाएगा अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो। क्वेश्चन 4 हमारा क्या कहता है, व्हेन अ स्टोन इज टाइड टू अ स्ट्रिंग। ओके, एक स्ट्रिंग है उससे स्टोन को टाई कर दिया और घुमाया गया इसको ऐसे, तो वर्क डन बताना है। और वर्क डन का हमने फॉर्मूला लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारा यहाँ पे क्या है, फोर्स हमारा इधर लगेगा, टेंशन में क्यों, इधर क्यों लगेगा। आप देखिए किसी भी, अगर आप रस्सी से बांध के पत्थर को घुमाएंगे ना ऐसे, तो आपके ऊपर फोर्स ना ऐसे बाहर की साइड लगेगा, क्योंकि वो चाहेगा आपको बाहर खींचना और आप उसकी तरफ फोर्स अंदर की साइड लगाओगे ऐसे। तो यहाँ पे जब भी हमारा ऐसे रोटेशन में होता है तो हमारा जो फोर्स है वो अंदर की साइड लगता है, परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, और इधर की साइड वो ऐसे घूम रहा है, तो इस पॉइंट पे ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, और इस पे फोर्स किधर लग रहा है, इस साइड लग रहा है, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90। हाँ, यहाँ पे मैंने फोर्स का जो ये वर्क डन का फॉर्मूला है ना, बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा होता है कोस थीटा भी, जो कि बच्चे भूल जाते हैं काफी जैसे अभी मेरे को ध्यान नहीं रहा, क्योंकि जनरली हमारा कोस थीटा हम कंसीडर नहीं करते, पर ऐसे केसेस में हमें क्या है कि कोस थीटा को कंसीडर करके तब चेक करना पड़ेगा कि उसका एंगल क्या है। तो हमारा जो वर्क डन है यहाँ पे क्या बनेगा, फोर्स एफ है, डिस्प्लेसमेंट कुछ डी है, और कोस थीटा इनके बीच का एंगल, यानी एफ और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, 90, और कोस 90 क्या होता है, जीरो। तो वर्क डन हमारा कितना हो जाएगा, जीरो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, फिर आपको चेक करना है उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तभी हमारा वर्क डन निकल पाएगा। अब हमारा यहाँ पे क्या है कि स्टेटमेंट देख लेते हैं, ये है कि जो हमारा वर्क डन है वो क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, जीरो रहेगा, या डिपेंड्स ऑन मास। तो ऐसा कुछ नहीं, हमने देखा अभी कि कोस 90 होने की वजह से हमारा वर्क डन क्या है, जीरो हो गया। तो ऑप्शन आपका थर्ड सी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए
फोर्स यानी कि टेंशन की फॉर्म में इधर नीचे की साइड लगेगा और डिस्प्लेसमेंट हमारा इस साइड रहेगा। और हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा, और कोस थीटा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि थीटा क्या है 90। क्वेश्चन 5 पे आते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कहता है कि ए है वो 50 जूल वर्क कर रहा है x मिनट में, बी है वो 1000 जूल वर्क कर रहा है 20 मिनट में। तो ये बताना पावर डिलीवर, पावर का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए फिजिक्स हमारा ना सारा फॉर्मूला बेस आ रहा है। फॉर्मूला क्या होता है पावर का, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो ए का निकाल लेते हैं, पावर कितना है, उसने कितना काम किया 500 जूल। टाइम, टाइम अब हमने मिनट में ही पूछा है तो हम मिनट में ही लेते हैं ऑप्शन में, क्योंकि क्या है एक्स इन मिनट्स पूछा है तो मिनट में लेते हैं। इसने करा एक्स, एक्स मिनट में। और पावर ऑफ बी क्या है हमारी, वर्क कितना किया उसने 1000 जूल, और उसका जो है टाइम कितना है वो 20। तो ये हमारा कट के कितना आ जाएगा 50, 50 पावर आ जाएगा। अब ये बोल रखा है पावर 1 यानी कि पावर जो ए है, और पावर 2 जो ये पावर बी है, उनमें रिलेशन दे रखा है P1 इज इक्वल टू 2P2। बस सिंपली पुट कर देना। P1 हमारा क्या है 500 अपॉन एक्स, और P2 हमारा क्या है 2 इंटू यहाँ पे P2 आ जाएगा 50। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 5 मिनट्स। तो जो हमने एज्यूम किया है कि ए है वो 500 जूल काम करता है, वो कितने मिनट में करता है 5 मिनट में करता है, ऑप्शन बी आ जाएगा। देखिए फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस ही है सारे फिजिक्स में क्वेश्चन, कहीं से कुछ आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं। अगर आपको फॉर्मूलाज पता सारा, अगर आपने थ्योरी पढ़ रखा है एनसीईआरटी का, तो सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सिर्फ दो चीजें देखनी है, एनसीईआरटी थ्योरी आपको पता हो, एक बार पढ़ रखा हो, और फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज से ही सोल्व हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि कुछ आपको एडवांस करना पड़ रहा है। ये जो फॉर्मूलाज है इनका बेसिक बेसिक से ही आपके क्वेश्चन सोल्व हो जा रहे हैं। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, एक साउंड वेव ट्रेवल करती है 330 मीटर पर सेकेंड, और कितना क्या है 20 क्रेस्ट प्रोड्यूस करती है और 20 ट्रफ्स, ऐसे हमारा होता है। तो ये हमारी 20 क्रस्ट और 20 ट्रफ की है। तो यानी कि एक क्रस्ट और एक हमारी ट्रफ मिला के क्या होती है हमारी एक वेव बनती है। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे 20 क्रस्ट और 20 ही हमारी ट्रफ्स है, तो हमारी नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 20। ठीक है, हमें क्या बताना है, वेवलेंथ बतानी है। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, वेवलेंथ का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा हमारा स्पीड अपॉन में फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, देखिए 0.1 सेकंड में वो 20 वेव्स करती है, तो एक सेकंड में कितना करेगी 20 अपॉन में 0.1, यानी कि हमारा बन जाएगा 200 वेव्स। और एक सेकंड में नंबर ऑफ वेव्स हमारी क्या होती है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी जो है वो आपकी क्या बन जाएगी 200 हर्ट्ज। तो वेवलेंथ हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड है हमारी 330 और फ्रीक्वेंसी हमारी 200। इसको सोल्व करेंगे तो हमारा कट करके क्या आंसर आ जाएगा 1.65, ये हमारा क्या है आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली, 0.1 सेकंड में 20 वेव्स थी, तो एक सेकंड में हमारी 200 वेव्स हो जाएंगी, और वो ही हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और सिंपल वेवलेंथ का फॉर्मूला लगा रहा, फॉर्मूला लगाते ही आपका आंसर आ रहा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे चैप्टर के फॉर्मूलाज आपको पता हो, याद हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7, एन एक्सरे कैन बी डिफ्लेक्टेड। ये पूछा है कि एक्सरे होती है, क्या उसे हम डिफ्लेक्ट कर सकते हैं किसी चीज से, डिफ्लेक्ट यानी कि उसकी डायरेक्शन को बदलना, बाय मैग्नेटिक फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, नाइदर बाय इलेक्ट्रिक एंड नॉर बाय मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा डी। क्यों आ जाएगा इसका आंसर डी, एक्सरे जो हमारी है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स,
और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किन किन से बनी होती है? फोटोन से। और फोटोन्स क्या होते हैं हमारे? न्यूट्रल होते हैं, कोई चार्ज नहीं रहता। तो जिनमें चार्ज नहीं रहेगा वो किसी भी हमारी जो है फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ना वो मैग्नेटिक से होगा, ना वो इलेक्ट्रिकल से होगा, ना वो दोनों से होगा। तो हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा। वहीं यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट कर रखा है कि फील्ड सिर्फ चार्ज पार्टिकल्स को डिफ्लेक्ट करती है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स। एक्सरेज हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, और फोटॉन्स ये न्यूट्रल होता है, तो कोई फोर्स इन पे नहीं लगता। तो ये हमारा ऑप्शन डी आ जाएगा कि कोई भी इसको फील्ड डिफ्लेक्ट नहीं करती। क्वेश्चन 8 क्या कहता है? एक सिंपल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, द ऑब्जेक्टिव एंड द आई पीस यूज्ड रिस्पेक्टिवली। तो हमें ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस बताना। तो नॉर्मल जो हमारे टेलीस्कोप है एस्ट्रोनॉमिकल सिंपल, वो होता कैसे है ये हमें पता रहना चाहिए। वो होगा, एक तो देखो आपके एस लेंस रहेगा और एक ऐसा, और ये कौन से लेंस है? ये हमारे हैं कन्वर्जेंट लेंस। दोनों ही कन्वर्जेंट लेंस हैं, कन्वेक्स लेंस। और ये कैसे करता है कि जो बाहर का है, यानी कि मान लो आप मून को देखना चाह रहे हैं टेलीस्कोप से, तो उसकी सारी लाइट को कैप्चर करके पहले तो वो एक पॉइंट पे फोकस कर देगा, फिर इस पॉइंट से वो है क्या है हमारी आई पे दूसरे जो हमारा लेंस दूसरा कन्वर्जेंट लेंस है उस फोकस से जो पैरेलली हमारी आंख पे उन रेज को फॉर्म करेगा, जिससे कि हमें उस पूरे मून की इमेज है बहुत क्लियरली मैग्नीफाइड होके हमारी आंखों को दिखेगा। तो इसका ऑप्शन आ जाता है हमारा डी। ये यहाँ पे लिख रखा है कि कन्वेक्स कन्वर्जेंट लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस बड़ा होता है ताकि वो लाइट को ले सके, और जो छोटा होता है वो हमारा मैग्निफिकेशन के लिए होता है। गैलीलियन जो टेलीस्कोप होता है उसमें एक डाइवर्जेंट यूज होता है, इसमें नहीं होता। इसमें दोनों क्या है हमारे कन्वर्जेंट होते हैं। क्वेश्चन 9, ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज ड्यू टू। तो आपने देखा होगा जो तारे हैं वो रात में ऐसे टिमटिमाते दिखते होंगे, तो ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो इनकी लाइट रेज आती है हमारे जब एटमॉस्फेयर में आती है, हमारी एटमॉस्फेयर में ना ऐसे लेयर्स होती हैं, और ये लेयर्स किसकी होती है? ऐसे एयर लेयर्स होती है, जिसमें कि और इनकी डेंसिटी है ना वो अलग रहती है। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स डेंसिटी हमारी क्या है? डिफरेंट रहेगी सभी लेयर्स में। तो उन डेंसिटी की वजह से ये थोड़ा थोड़ा ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाते हैं, और जो हमें इसकी एक्चुअल है ना ये थोड़ी सी ऐसे इधर कभी इधर कभी इधर ऐसे बनती हुई दिखेगी, जिससे कि वो क्या लगेगा कि ये ना टिमटिमा रहा है, चमक रहा है, और उसकी ट्विंकलिंग वाला इफेक्ट होता है। तो ये किस हमारे जो है किस वजह से होता है? ये हमारी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से होता है, ऑप्शन बी। ये देखिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आप देख सकते हैं, ऐसे उसकी जो लाइट रेज आती हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में आके क्या है इधर इन लेयर्स की वजह से रिफ्रैक्ट होती हैं, इधर उधर उनकी जाती हैं, और फिर हम जब एक्चुअली देखते हैं तो हमें लगता है कि ये जो तारा है ये ब्लिंक कर रहा है, टिमटिमा रहा है, ट्विंकल कर रहा है। क्वेश्चन 10 हमारा लास्ट फिजिक्स क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है? वेंडी ग्राफ जनरेटर जनरेट्स। तो ये हमारा क्या जनरेट करता है? पहले तो आपको वेंडी ग्राफ जनरेटर के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारा क्या ना एक स्टैटिक चार्ज जनरेट करता है, और इसमें क्या है हाई वोल्टेज होता है और लो डायरेक्ट करंट होता है। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपने अगर पढ़ा होगा तो आप मार्क कर पाएंगे, अदरवाइज आपको ये छोड़ना पड़ेगा। गैस से आपका हो सकता है आंसर गलत ही चला जाए, तो मेक श्योर करें आपने एनसीईआरटी की सारी थ्योरी एक बार तो पढ़ रखा होगा, तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं आपके आंसर को सही करने के। ये आपका होता है वेंडी ग्राफ जनरेटर, इसमें क्या है हमारी हाई वोल्टेज होता है और लो डायरेक्ट करंट रहता है। अब आ जाते हैं हमारे केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पे। केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज वाइडली एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन कंपाउंड। तो जो हमारा मोल्टन कंपाउंड में से किसका इलेक्ट्रोलिसिस करके निकालते हैं? तो जो हमारा सोडियम होता है ना वो बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसको हम ना ओपनली ऐसे रख नहीं सकते, ये एज ए ब्लास्ट कर देगा। अगर इसको आप पानी में डालोगे तो ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव रहता है, तो उस वजह से ये ना ऐसे ब्लास्ट करता है, बहुत रिएक्ट करता है फास्टली। तो इसको ना हम इसकी मोल्टन स्टेट में एक्सट्रैक्ट करते हैं, और मोल्टन स्टेट में एक्सट्रैक्ट करना क्या होता है? इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा सोडियम। ये देखिए ये ना ऐसे फटता है, ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव रहता है,
ये लिख भी रखा है इसमें। और कार्बन रिडक्शन से इसे एक्सट्रैक्ट करना नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या है मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रोलिसिस यूज किया जाता है इसके लिए। बाकी जो हमारे एलिमेंट है जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया, और हमारा क्या है गोल्ड हो गया, इन सबको हम नॉर्मल कार्बन रिडक्शन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 हमारा क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफीन। ग्रेफीन एक क्या है पॉलीमर होता है, और ग्रेफीन की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है। ग्रेफीन क्या है हमारा बहुत ही एक थिन लेयर रहती है, बहुत मतलब बहुत ही पतला रहता है, ये एकदम दिख भी नहीं पाता ऐसा रहता है। और इसके जो कंडक्टिंग है ये बहुत हाई कंडक्टिंग रहता है, मतलब इसको एज ए सुपर कंडक्टर भी हम ट्रीट करते हैं। तो इसके स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट इज द थिनेस्ट मटेरियल नोन सो फार। हाँ ये सही बात है, थिनेस्ट रहता है। इट ऑलमोस्ट कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट, ये भी सही है। हाईली कंडक्टिव रहता है। इट इज वाइंड बैंड गैप सेमीकंडक्टर, ये गलत हो जाता है हमारा। तो इसमें हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें नोट अ प्रॉपर्टी पूछा है। क्या होता है कि जो ग्रेफिन है वो हाईली कंडक्टिंग होता है, और इनके जो बैंड गैप है वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, वाइड नहीं होते। तभी ये जल्दी से जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको पास कर देता है, और इलेक्ट्रिसिटी को जल्दी से पास कर देगा, जिससे कि इसकी कंडक्टिविटी है क्या बहुत हाई होती है। ये सब सारी थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो आपको एनसीईआरटी की एक बार थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। ग्रेफेन एक्चुअली बहुत अच्छा कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर नहीं है। तो इसमें क्या है कि जो ग्रेफिन में बैंड गैप है ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो उसमें तो लिख रखा था कि वाइड बैंड गैप होता है, तो ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें सही रहेगा। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, वाई डू प्लास्टिक नॉट डिग्रेड इजिली। प्लास्टिक जो होता है आपने देखा होगा जल्दी से डिग्रेड नहीं कर पाते, डिकम्पोज नहीं हो पाते। जैसे हमारे ऑर्गेनिक चीजें होती हैं वो डिकम्पोज हो जाती है। ये क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि प्लास्टिक्स में क्या होते हैं हाई स्ट्रोंग कोवलेंट बॉन्ड्स। स्ट्रोंग कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जिस वजह से जो हमारे बैक्टीरिया वगैरह है ना उसको ब्रेक नहीं कर पाते छोटे छोटे हिस्सों में, तो जिस वजह से ये हमारे डिग्रेड नहीं कर पाएंगे। तो बैक्टीरिया ही इनको ब्रेक डाउन करते हैं और डिग्रेड कर पाता है। अगर बैक्टीरिया इस पे को डिग्रेड नहीं कर पाएगा, इसको ब्रेक डाउन ही नहीं कर पाएगा इसके बॉन्ड्स को, तो वो है क्या है डिग्रेड नहीं होगा। बाकी जो इनका मेल्टिंग पॉइंट आपने देखा होगा, जो प्लास्टिक है वो जल्दी से पिघल जाता है, तो मेल्टिंग पॉइंट कुछ ज़्यादा इनका हाई नहीं रहता। तो ऑप्शन हमारा जो बी है वही सही रहेगा। ये देखिए, दे हैव स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड्स, तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से सुनते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए COOH। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसे लिखते हैं, रिप्रेजेंटेशन होता है। ये हमारा कीटोन का रिप्रेजेंटेशन होता है COCH3। ये हमारा एल्कोहल का, ये हमारा एल्कीन का। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये देखिए यहाँ की पॉइंट वही है जो मैंने बताया, COOH ग्रुप ये हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान होती है। बाकी ऑप्शन जो है वही एल्कोहल, एल्केन और हमारा कीटोन दिए गए हैं। आपको ये ना सभी देखने होंगे कि लास्ट में उनके क्या दे रखा है, जैसे इसकी आपको दिखते ही पता लग जाना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड है। बाकी जैसे मैंने कीटोन का बताया COCH3, अगर आपको ऐसे लिखा हुआ दिखेगा तो वो कीटोन है। ये एल्केन है हमारा, ये है हमारा एल्कोहल। तो ये एक बार आपको एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन 5 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर बेंजीन। बेंजीन हमारा क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि हमारे अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स होते हैं, और यहाँ पे क्या है हमारे कार्बन एटम्स लगे होते हैं, 6 कार्बन एटम। तो ये रहता है हमारा। अब इसमें क्या है, ईच कार्बन एटम फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विद टू अदर कार्बन एटम्स विद द बॉन्ड एंगल ऑफ। देख सकते हैं आप इसके रिप्रेजेंट, एक कार्बन एटम दो कार्बन अलग एटम से क्या है सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और ये इनका जो ये वाला एंगल है ये हमारा 120 है। ये करेक्ट हो जाती है हमारी स्टेटमेंट। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट अ सिमेट्रिकल क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अबव एंड बिलो द प्लेन। तो जो हमारे ये है ना, ये यहाँ पे हमारे डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि ऐसे घूमते रहते हैं, ये ऐसे फिक्स नहीं रहता कि इन दो में ही डबल बॉन्ड रहेगा। ये ऐसे 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 मतलब कि रिमूव करते रहते हैं, तो जिससे कि हमारा जो अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाता है। आपको इस रिप्रेजेंटेशन में दिख रहा होगा कि ये है
एक सेम प्लेन में है, पर ऐसा नहीं रहता। ये कुछ ऐसे अगर मैं बना सकूँ तो, मतलब ये एक प्लेन आ जाएगा और फिर मतलब ऐसे, मतलब ये अलग अलग प्लेन में रहता है। तो ये आपको 3D में देखोगे तो आधा हिस्सा इसका ऊपर रहेगा और आधा हिस्सा क्या है, नीचे दिखेगा। तो एक ऊपर बन जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक नीचे बन जाएगा। द लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इज इंटरमीडिएट बिटवीन ए सिंगल एंड डबल बॉन्ड। हाँ, तो जो इनकी लेंथ है वो क्या है, क्योंकि अब अभी मैंने जैसे बताया कि जो ये हमारे ऐसे बॉन्ड है, एक साइड डबल है एक साइड सिंगल है, ये फिक्स नहीं रहता, ये अभी इधर आ जाएगा रोटेट करके। तो इन दोनों की जो इंटरमीडिएट है, बीच की है, उसको लेंथ को हम कंसीडर करते हैं। इट हैज 6 आइसोमर्स। ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो जाती है और इसमें हमसे नॉट करेक्ट ही पूछा है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए एक्सप्लेनेशन में सब दे रखा है कि एक स्टेबल रिंग होता है, स्ट्रक्चर होता है, 6 आइसोमर नहीं होते, और बाकी जो हमारी स्टेटमेंट थी वो इसको सही डिस्क्राइब करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। क्वेश्चन 6 हमारा पूछ रहा है कि नाइट्रोजन फर्टिलाइजर नहीं है। तो जो हमारी N2 है, ऑप्शन सी देखिए, N2, N2 हमारी ना गैस होती है, और गैस हमारी क्या होती है, एटमॉस्फेयर में। तो जो हमारे प्लांट्स वगैरह है डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते, प्लांट्स इनको डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते गैस को। ये कहीं ना कहीं, जैसे जब ये सॉइल में हमारी होती है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनते हैं, उन्हीं से हमारी जो है ये कंज्यूम होती है, तो डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो इसको एज अ फर्टिलाइजर हम यूज नहीं करते। बाकी जो नाइट्रोजन लेने के लिए हैं वो फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम हमसे यही पूछा है कि नोट अ फर्टिलाइजर। ये देखिए, N2 हमारी गैस होती है, तो इसको डायरेक्ट प्लांट से क्या है, नहीं ले पाएंगे, हवा से ही यूज नहीं कर सकते। उन्हें नाइट्रोजन कंपाउंड जैसे यूरिया या अमोनिया की जरूरत होती है फर्टिलाइजर के रूप में, वही कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की नीड पड़ेगी। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 क्या पूछ रहा है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्टली रिप्रेजेंट ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट। तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कौन से होते हैं, हमारे डी ब्लॉक के, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स बोलते हैं, और इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे होता है, n माइनस डी 1 से 10, एन एस 0 से 2। तो ऑप्शन डी है वो हमारा ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स का क्या है, कॉन्फ़िगरेशन बताता है मेटल एलिमेंट्स का। ये भी आपका डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस है। पीरियोडिक टेबल आपने अगर पढ़ रखी है उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें भी क्वेश्चंस पूछ रखे थे, वैलेंसी वगैरह, और इससे भी आ रहे हैं। तो आपको हर एक केमिस्ट्री के जो चैप्टर हैं उनको पढ़ना पड़ेगा, उनकी थ्योरी एक बार तो पढ़ रखी हो अच्छे से, और उनकी रिवीजन कंटिन्यूस करनी पड़ेगी, तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी और जल्दी जल्दी आप इनको मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। ये देखिए, ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा इसमें। क्वेश्चन 8, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर्स आर पॉसिबल फॉर। तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर उन्हें उनका होता है जिनकी जो वैलेंसी होती है वो वेरी करती है, फिक्स नहीं रहती। तो जो सोडियम है हमारी, सोडियम का हमें पता है कि एक वैलेंसी रहती है +1, कैल्शियम का हमें पता है +3, लिथियम का पता है। तो जो आयरन है उसकी क्या रहती है, एक तो Fe+2 और एक होता है Fe3+। तो इसकी दो वैलेंसी हो गई, तो दो वैलेंसी होने की वजह से वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है इसका, और ऑप्शन सी हमारा करेक्ट रहेगा। ये देखिए, ट्रांजिशन मेटल है जो +2 और +3 दो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, बाकी सबकी वैलेंसी फिक्स रहती है। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस स्मेल्स लाइक एन रूटन एग। रूटन एग की तरह कौन सी गैस हमारी स्मेल करती है, वो होती है हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड। ये सारे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड है, इनमें आपको याद करना पड़ेगा। और एक टेबल मैंने आगे लगा रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी जो अदर स्मेल वाले जो क्वेश्चन आ सकते हैं उनके लिए। ये देखिए, यहाँ पे है सारी गैस नेम और उनका जो है केमिकल फॉर्मूला, और फिर उनमें से स्मेल कैसी आती है और की प्रॉपर्टी जो हम एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं। दो हमारी जो H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड, उसमें क्या है, रूटन एग्स जैसी आती है, सड़े हुए अंडे जैसी।
तो और जो है ये वोल्केनो और सीवर्स में मिलती हैं। इनका ओरिजिन मतलब कहाँ पे ये पाई जाएंगी। अब जैसे अमोनिया है, अमोनिया NH3, इसकी बहुत पंजेंट तीखी चुभने वाली, नाक पे जो एकदम आते ही बहुत चुभे, ये हमारे जैसे पब्लिक टॉयलेट्स के आसपास अक्सर यही स्मेल आती है। आपने पब्लिक टॉयलेट के आसपास एक बहुत ही पंजेंट स्मेल आती है, वो हमारी NH3 की आती है। सल्फर डाइऑक्साइड, एक बर्निंग मैस्टिक, जब आप भी किसी माचिस को जलाते हो तो एक स्मेल आती है काफ़ी जो लगती है। एसिड रेन में का मेन कारण हमारी यही गैस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड। क्लोरीन, क्लोरीन आपने जैसे ब्लीचिंग पाउडर या स्विमिंग पूल, कभी ना कभी आप जैसे स्विमिंग पूल गए होंगे तो वहाँ पे ना एक अलग स्मेल रहती है। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए जो हम क्लोरीन यूज़ करते हैं वो हमारी वैसे स्मेल देती है। ओजोन, ओजोन की फ्रेशली कट ग्रास जैसी होती है। ये ओजोन का तो आप को पता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में पता है यूवी रेज से बचाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये इसकी कोई स्मेल नहीं होती, आप पता नहीं कर पाए कि आप यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है या नहीं। और ये सबसे खतरनाक है क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता। बाकी पता लग सकता है कि ऐसी स्मेल आ रही है तो यहाँ पे कौन सी गैस है, पर इसका नहीं पता लगेगा। एसिटिलीन, C2H2, गार्लिक जैसी मतलब लहसुन जैसी आती है। जब जो भी हमारे फ्रूट्स हैं वो सड़ जाते हैं और या जब गैस वेल्डिंग होती है तो हमारी ये ऐसी एसिटिलीन यूज होता है, तब हमारी ऐसी स्मेल आती है गार्लिक जैसी। हाँ, तो क्वेश्चन का हमारा आंसर था हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसमें से अंडे जैसी स्मेल आती है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा केमिस्ट्री का। ये क्या है कि द केमिकल रिएक्शन K2SO4 एक्वेसियस BaCl2 एक्वेसियस एरो 2KCl एक्वेसियस प्लस में BaSO4 सॉलिड पीपीटी बना रहा है, प्रेसिपिटेट इज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पूछा है, आपने ध्यान से देखा होगा जो हमारा K2SO4 था वो हमारा बन गया है BaSO4, और जो हमारा BaCl2 था वो हमारा बन गया 2KCl। तो यहाँ पे क्या है कि K हमारा यहाँ पे Cl से जुड़ गया और B हमारा SO4 से, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक इधर से उधर चला गया, दूसरा उधर से इधर आ गया। तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। और क्या हुआ है, डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, दोनों ने ही किया है। तो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब हमारे ऐसे इस रिएक्शन में जैसे आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, सल्फेट और क्लोराइड अपनी जगह बदल रहे हैं और BaSO4 का प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो दोनों मतलब इधर से उधर हुए हैं, तो हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनता है। यहाँ पे हमारा बायोलॉजी है वो शुरू हो गया है। बायोलॉजी के क्वेश्चन देखेंगे और कुछ ट्रिक्स भी हैं जैसे आपको याद करने के लिए हमने बना रखी है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं बायोलॉजी में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्कीम फॉलोड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो इसकी एक मैंने ट्रिक बनाई है। वो ट्रिक क्या है, PVR क्लास लोगे तो फैमिली जीनियस स्पीसी समझेगी। अगर आपने हमारे चैनल की यानी कि PVR कक्षा की क्लास ली होगी तो आपकी फैमिली आपको जीनियस स्पीसी समझेगी। तो यहाँ पे ऐसे इससे आप याद कर सकते हैं, P मतलब कि फाइलम और C मतलब क्लास से आपको क्लास लोगे, LO लोगे मतलब कि ऑर्डर में। तो फैमिली, फैमिली आ जाएगा हमारा जीनियस, जेनस, स्पीसीज से स्पीसीज। तो ऑप्शन डी है हमारा वो आ जाएगा। एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन ऐसे रहता है, PVR क्लास लोगे तो फैमिली जीनियस स्पीसीज समझेगी, फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जेनस स्पीसीज। ये इसको याद करने की ट्रिक है हमारी। ये मैंने एक एग्जांपल भी दे रखा है ताकि आप समझ सके इन डेप्थ में कि ये ऐसे ऑर्डर क्या क्या है और क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे फाइलम, कोर डाटा यानी कि सबसे बड़ा ग्रुप है। हर वो जानवर जिसके पास स्पाइनल कोड है, जैसे कि फिश हो गई, बर्ड होगी, ह्यूमन, सब इनमें स्पाइनल कोड होती है। ये एक बहुत ही वास्ट लार्ज एरिया को कवर कर रहा है। फिर आती है हमारी क्लास। क्लास में क्या है, मेमेलिया। मेमेलिया वो होता है एक छोटा ग्रुप आ जाता है जो सिर्फ अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। अब इसमें फिश और बर्ड निकल गए क्योंकि ये क्या है, अंडे देते हैं। फिर आता है हमारा ऑर्डर। ऑर्डर में आ गया हमारे जैसे कार्निवोरा। कार्निवोरा एक में क्या होता है, जो मांसाहारी होते हैं, मीट ईटर्स। इसमें अब हमारे जैसे काओ, एलिफेंट वाले
जो भी स्पीसी है वो निकल गए। फिर आती हमारी फैमिली, फेलिडिया। फैमिली अब हम इसमें एग्जांपल में ले रहे हैं कैट फैमिली। कैट फैमिली में हमारी सारी बिल्लियां आ जाएंगी, वो घर की पालतू बिल्ली हो या जंगली बिल्ली हो या शेर हो। जेनस हमारा आ जाता है उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन, जैसे पैंथेरा, बिग कैट्स। अब इसमें हमारी जो घर की बिल्ली, छोटी बिल्लियाँ हैं वो एक्सक्लूड हो जाती हैं और सिर्फ जो शिकारी हैं जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड वो आ जाते हैं। फिर आती है हमारी स्पीसी। स्पीसी है टाइग्रिस। टाइग्रिस जो हमारा फाइनल स्टेप, ये सिर्फ टाइगर की बात हो रही है। तो ये हमारा ऑर्डर रहता है। इसको आप एज ए डिसेंडिंग ऑर्डर में याद कर सकते हैं कि जो फाइलम वो सबसे बड़ा होता है, फिर हमारा उससे छोटा क्लास होता है, फिर हमारा ऑर्डर आता है, फिर फैमिली, फिर जेनस और फिर हमारी स्पीसी। सॉल्यूशन में भी हमने सेम रिप्रेजेंटेशन ऐसे कौन जैसा बना रखा है ताकि आप समझ पाए ये हमारा एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। पीवीआर क्लास लोगे तो फैमिली, जीनियस, स्पीसी समझेगी। क्वेश्चन 2 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एयरबोर्न डिसीज। मतलब कि जो हवा से रिलेटेड, जो हमारे लंग्स से रिलेटेड डिसीज है उसको बताना है कि वो कौन सी है। वो हमारी होती है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम क्या है टीबी भी कहते हैं। बाकी जो मलेरिया, डेंगू है ये हमारे मच्छर से होता है और क्लेरिया हमारा एक बैक्टीरिया से होता है। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, हवा के थ्रू ड्रॉपलेट से फैलता है जो पेशेंट खांसता है। मलेरिया और डेंगू क्या हमारा मच्छर से होता है और क्लेरिया गंदे पानी, कंटामिनेटेड वाटर से होता है। तो ये आपको क्या है थ्योरी पोर्शन से आपको मिल जाएगा, ये याद रखना है। ये कॉमन सेंस भी आपने पढ़ा होगा कि टीबी जो हमारी खांसने से होता है, फिर काफ़ी खांसी आती है टीबी में। क्वेश्चन 3 हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा ब्लड ग्रुप्स के बारे में पूछ रहा है कि व्हाट आर द 4 ह्यूमन ब्लड ग्रुप टाइप्स इन एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग। तो हमारी 4 कौन सी होती है, एक होता है ए, फिर बी, फिर ए बी और हमारा होता है ओ। अब इनमें वही आ जाता है ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बन रहा है इसमें सही, इसमें हमारा बी ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन बी। हाँ, एबीओ सिस्टम में 4 मेन ब्लड टाइप होते हैं, ए बी, ए बी ओ। कंफ्यूज हो जाते हैं पर याद रखना है कि जो एओ है और बीओ है वो जेनोटाइप्स है, ब्लड ग्रुप के टाइप्स नहीं है। ब्लड ग्रुप के टाइप हमारे यही 4 है और ये हमारे हैं जेनोटाइप्स, जो इनके अंदर की जीन के टाइप्स में बताता है। एओ और बीओ वो अलग है। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो हमारा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। वो हमारा ऑप्शन सी, कर्वेक्स। कर्वेक्स जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। बाकी जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है और टेस्टिस होते हैं और स्क्रोटम, जिन जो टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखता है, वो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट होते हैं। जो हमारा कर्वेक्स है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलता है, जो कि यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम कहते हैं, कि जो मार्क कर रखा है। यूट्रस के लोअर पार्ट को बोलते हैं कर्वेक्स। क्वेश्चन 5 हमारा क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स को हमारे हमने जो नाम दे रखा है वो बताना है कौन सा है। तो हमारा जो इसमें हमारा पहला पार्ट रहता है, ऐसे मान लो ये हमारा आपका ह्यूमन ब्रेन है। तो जो हमारा ऐसे 3 हिस्सों में बना बटा होता है। पहला हमारा होता है फोर ब्रेन, जो कि सबसे आगे का होता है। फिर हमारा होता है मिड ब्रेन, बीच वाला। फिर हमारा जो सबसे पीछे, हिंड ब्रेन बोलते हैं जिसे। ऑप्शन हमारा जो थर्ड है वो करेक्ट है। इसमें बाकी और कुछ जो है ये हमारे कोई नाम नहीं होते। स्टैंडर्ड जो हमारा साइंटिफिक नाम है वो होता है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये देखिए फोर ब्रेन जो सबसे आगे वाला पार्ट रहता है, ये वाला। फिर हमारा मिड ब्रेन आता है, फिर हमारा हिंड ब्रेन आता है। तो ये हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 देख लेते हैं। टूथ इनेमल ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ। सारे आपके देख रहे हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, सब आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी पढ़ोगे आपके सारे क्वेश्चन होते जाएंगे। तो इसका सीधा आंसर आता है जो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट होता है उससे हमारा जो है टूथ इनेमल ऑफ ह्यूमन बना होता है। मतलब कि जो दांत होते हैं हमारे उसके ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर वो हमारी किससे बनी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट से। ये वाला पार्ट आप देखिए, रिप्रेजेंटेशन दे रखा है इसका। जो ये वाला वाइट वाइट ऊपर का पूरा पार्ट होता है इसे टूथ एनिमल बोलते हैं। ये हमारी फिर नीचे नर्व नर्व एंडिंग्स आ जाती है।
क्वेश्चन 7 क्या कहता है, द इनर लाइनिंग ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन है न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं विली। विली क्या होती हैं, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उस पर फिंगर लाइक ऐसे उभरे उभरे सब्सटेंस होते हैं जो कि एब्जॉर्व के लिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से एब्जॉर्व कर पाए, वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से ऐसे एब्जॉर्व कर रहे होते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं विली। ये देखिए यहाँ पे ये सब विली हैं, तो जो भी हमारा खाना है या प्रोसेस फूड इसमें जाता है तो यहाँ से सारा जो भी है वो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और इससे कि क्या है कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर पाएंगे। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स हमारे क्या रहते हैं कि शुगर के फॉर्म होते हैं, तो वो कौन से रिप्रेजेंट करते हैं, माल्टोज एंड लैक्टोज। लास्ट सेशन में भी हमने लैक्टोज के बारे में पढ़ा था, और लैक्टोज किससे मिलके बनता है, वो है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ऑप्शन सी, डाइसैकेराइड्स मतलब दो शुगर यूनिट, एक शुगर यूनिट हमारा क्या हो गया मेल्टोज, और एक हमारा हो गया लैक्टोज। मेल्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज ग्लूकोज से, और लैक्टोज किससे बनता है, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। तो हमारे डाइसैकेराइड यानी कि दो शुगर यूनिट्स। मोनोसैकेराइड हमारी क्या होती है, जिसमें कि सिर्फ एक रहता है, एक शुगर होता है, जैसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज है, ये हमारे मोनोसैकेराइड है, और जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है ये हमारे क्या है, पॉलीसैकेराइड है, इनमें मतलब दो से भी ज्यादा होते हैं। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज कैन बी सीन इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकैरियोटिक सेल में क्या रहता है डिफरेंस। यूकैरियोटिक सेल काफ़ी एडवांस सेल्स होते हैं, उनमें पूरा न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो पावर हाउस होता है, और सब होता है, पर प्रोकैरियोटिक में ऐसा सब कुछ नहीं होता, उनमें बस सेल वॉल होती है और राइबोसोम्स होते हैं, सिंपल। तो जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए ये प्रोकैरियोटिक होता है और ये हमारा यूकैरियोटिक होता है, इनमें दोनों में सेल वॉल होती है, प्लाज्मा होता है और राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स दोनों में ही हमारे प्रेजेंट होते हैं, बाकी इसमें ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं प्रेजेंट होती हैं। प्रोकैरियोटिक जैसे बहुत ही सिंपल रहते हैं, इनमें वही माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा, सिर्फ राइबोसोम्स होंगे। हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है बायोलॉजी का। तो ये लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए सॉल्यूशन विद द पीएच वैल्यू लेस देन 7 इज कॉल्ड। तो लेस देन 7 से हमारा क्या होता है, उसे हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन। ये आपको देखो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है, जो 7 पे हमारा क्या होता है, न्यूट्रल रहता है, और 7 से जितना ऊपर जाएंगे हमारा बेसिक सॉल्यूशन बढ़ेगा, और 7 से जितना नीचे जाएंगे हमारा एसिडिक सॉल्यूशन बढ़ेगा। ये आपका सॉल्यूशन दे रखा है। यहाँ पे हमारी क्या है, क्लास एंड होती है। साइंस के जो हमने 2025 टू के सारे क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। ऐसे ही हमारी साइंस सीरीज में अभी 2024 के क्वेश्चंस भी हम क्या है अपकमिंग क्लास में कवर करेंगे। आप जुड़े रहें। और दो चीज़ें जो मैंने बताई है कि एक तो थ्योरी पढ़ ले, सारा थ्योरी आपकी पूरी पढ़ी होनी चाहिए, और थ्योरी पढ़ने के बाद जो फॉर्मूलाज हैं फिजिक्स में खासकर इम्पोर्टेंट है, वो फॉर्मूला जरूर लिखे हो, क्योंकि फॉर्मूला जितना आप रिवाइज करोगे फिजिक्स के ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, और थ्योरी से आपका बायो और केमिस्ट्री कवर हो जाएगा सारा। तो यहीं पे हम अपना सेशन एंड करते हैं। स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।